रात के करीब 12 बजे थे। घना कोहरा पूरे हाईवे पर फैल चुका था। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा की हल्की सनसनाहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। राजेश अपनी गाड़ी लेकर जयपुर से दिल्ली जा रहा था। उसे जल्दी पहुंचकर एक जरूरी मीटिंग में शामिल होना था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वो काली घाटी नामक मोड़ पर पहुंचा, अजीब ठंडक उसकी गर्दन में उतर आई। गूगल मैप ने भी अचानक सिग्नल खो दिया। उसने हेडलाइट तेज की तो सामने सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी दिखी। राजेश ने ब्रेक मारा और गाड़ी उसके पास रोक दी। औरत धीरे धीरे आगे आई। उसके चेहरे पर गहरी परछाइयां थीं, आंखें ऐसी जैसे कई रातों से नींद न मिली हो। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दीजिए, मेरा घर बस आगे ही है। राजेश को उस पर दया आई। उसने दरवाजा खोला, औरत पीछे बैठ गई। कुछ मिनट बाद उसने रियर मिरर में देखा, सीट खाली थी। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गाड़ी रोक दी और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने इंजन चालू किया और तेजी से निकल पड़ा। लेकिन तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें वही औरत की आवाज गूंज रही थी, क्यों छोड़ा मुझे? अभी तो मेरा घर नहीं आया। राजेश का शरीर कांप उठा। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर वो खुद ब खुद और तेज बजने लगा। अचानक उसकी विंडशील्ड पर खून की लकीरें उभर आईं, जैसे किसी ने अंदर से हाथ फेर दिया हो। वो चिल्लाया, गाड़ी बेकाबू हुई और एक पेड़ से टकरा गई। अगली सुबह पुलिस को गाड़ी टूटी हुई मिली। राजेश की लाश स्टीयरिंग पर झुकी थी। पर हैरानी की बात ये थी कि सीट के पीछे की ओर किसी और के खून से सने पैर के निशान थे। आज भी रात में जब कोई उस काली घाटी वाले मोड़ से गुजरता है, तो लोग कहते हैं, सफेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती दिखती है, और अगर किसी ने गाड़ी रोकी तो वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। राजेश की मौत के बाद काली घाटी का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग कहते थे कि वहां रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं और अचानक चलती गाड़ियों का इंजन बंद हो जाता है। पुलिस ने कई बार जांच की, पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, बस सड़क के किनारे पड़े खून के निशान और टूटे शीशे। 3 महीने बाद राजेश का छोटा भाई अमित उसी रास्ते से गुजरा। वो अपने भाई की मौत की सच्चाई जानना चाहता था। उसने गाड़ी में कैमरा लगाया, रिकॉर्डिंग ऑन की और रात 12 बजे काली घाटी की ओर निकल पड़ा। सड़क पर वही पुराना सन्नाटा था, वही ठंडी हवा और वही मोड़। अमित ने रेडियो बंद कर रखा था, पर जैसे ही वो उसी जगह पहुंचा जहां राजेश की गाड़ी मिली थी, उसकी गाड़ी अपने आप रुक गई। इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अमित का दिल धड़कने लगा। उसने कैमरा की ओर देखा, स्क्रीन पर धुंधली परछाई उभरने लगी। और फिर पीछे की सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसके बाल खुले थे, चेहरा खून से सना, और उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। तुम राजेश के भाई हो ना? उसने फुसफुसाया। अमित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं सीमा हूं। 5 साल पहले इसी सड़क पर मेरी हत्या हुई थी। जिसने मुझे मारा वो कभी नहीं पकड़ा गया। तुम्हारे भाई ने उस रात मेरी आत्मा देखी और मेरा श्राप उसे भी ले गया। अमित कांप गया। उसने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन ने जवाब दे दिया। तभी औरत आगे बढ़ी। उसके हाथ ठंडे और नुकीले थे। अब तुझे सच्चाई पता चल गई। अब तू भी कभी इस घाटी से नहीं जा पाएगा। अगली सुबह पुलिस को फिर एक टूटी हुई गाड़ी मिली,
ठीक वहीं जहां राजेश की थी। कैमरा भी बरामद हुआ, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में अमित की चीखें और पीछे सीमा की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। आज भी काली घाटी के पास रात को कोई नहीं रुकता। कहा जाता है कि वहां एक और आवाज गूंजती है, मेरा घर अब आगे नहीं, यही है। अमित की मौत के बाद काली घाटी पूरी तरह सुनसान पड़ गई। अब वहां कोई ट्रक ड्राइवर भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन हर अमावस की रात को लोग कहते, घाटी से किसी औरत की चीखें और एक गाड़ी के टकराने की आवाज आती है। राजेश और अमित के पिता विनोद सिंह, जो रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे, अब इस रहस्य को खत्म करने की ठान चुके थे। उन्होंने अपनी बंदूक, कैमरा और पुराने केस फाइलें लेकर घाटी की ओर रुख किया। वो जानते थे, अगर उनके बेटों की मौत का जवाब कहीं है तो वहीं मिलेगा। रात के 11 बजे वो काली घाटी पहुंचे। चारों ओर घना कोहरा था। अचानक उनकी गाड़ी का तापमान बढ़ने लगा, जैसे इंजन खुद जल रहा हो। उन्होंने गाड़ी रोकी और बाहर निकले। सड़क के बीचों बीच एक पुराना लाल दुपट्टा पड़ा था, जिसमें सूखे खून के निशान थे। उसी वक्त पीछे से किसी ने फुसफुसाया, विनोद। वो पलटे, सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत थी। पर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द था। विनोद ने बंदूक तान दी। तू कौन है? मेरे बेटों को क्यों मारा? औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं सीमा हूं। 5 साल पहले इस घाटी में मुझे कुछ गुंडों ने लिफ्ट देने के बहाने मार डाला। मेरे शरीर को यहीं गाड़ दिया गया। तुम्हारे बेटे बस उस जगह से गुजरे जहां मेरी आत्मा भटकती है। मैंने उन्हें मारा नहीं, मैं बस मदद चाहती थी। विनोद के पैर कांप गए। उन्होंने टॉर्च से आसपास देखा और सचमुच सड़क के किनारे मिट्टी के नीचे से कंकाल के कुछ टुकड़े झलक रहे थे। उन्होंने पुलिस को बुलाया और रिपोर्ट दर्ज कराई। अगली सुबह वहां खुदाई हुई और एक स्त्री का शव बरामद हुआ। पूरे गांव ने देखा और उसी रात पहली बार काली घाटी में शांति थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक हफ्ते बाद जब विनोद ने केस बंद किया और फाइलें अलमारी में रखीं, तभी कमरे के कोने से वही आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं चैन से सो सकूंगी। फिर हल्की हवा चली और अलमारी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। काली घाटी का श्राप खत्म हो गया था, या शायद अभी भी कोई इंतजार कर रहा था। विनोद सिंह को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। सीमा की आत्मा को शांति मिल चुकी है और काली घाटी फिर से सुरक्षित है। लेकिन 1 महीने बाद अचानक फिर वही घटनाएं शुरू हो गईं। रात में लोगों को हाईवे पर एक लाल दुपट्टा उड़ता हुआ दिखने लगा और जो कोई भी उसे देखने की कोशिश करता, उसकी गाड़ी रहस्यमय तरीके से बंद हो जाती। इसी बीच एक पत्रकार रीमा चौहान ने इस कहानी पर रिपोर्ट बनाने का निश्चय किया। वह निर्भीक थी और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। कैमरा लेकर वह रात में घाटी पहुंची। रास्ते में हवा सर्द थी, पर रीमा मुस्कुरा रही थी। उसने रिकॉर्डिंग ऑन की और बोली, आज मैं इस काली घाटी का सच सबको दिखाऊंगी। जैसे ही उसने वह जगह पार की जहां सीमा का शव मिला था, कैमरा अचानक झिलमिलाने लगा। लेंस के पार उसे किसी औरत की परछाई दिखाई दी, वही सफेद साड़ी, पर चेहरा अब पहचान से परे था। रीमा ने कैमरा जूम किया और तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, रीमा। वो पलटी, कोई नहीं था। उसने फिर सड़क की ओर देखा, दुपट्टा अब उसके सामने लहरा रहा था। उसने उसे उठाया और उसी क्षण हवा में ठंड की एक तेज लहर फैली।
कैमरा अपने आप जमीन पर गिरा और रिकॉर्डिंग में बस इतना दिखा, रीमा का चेहरा डर से विकृत होता हुआ और पीछे सीमा की आत्मा की चीख। अगली सुबह पुलिस को फिर एक गाड़ी टूटी हुई मिली। अंदर रीमा का कैमरा था, लेकिन उसका शरीर नहीं। वीडियो फुटेज में आखिरी कुछ सेकंड में आवाज आई, विनोद सिंह, तूने मेरा शरीर ढूंढ लिया, पर मेरा बदला अधूरा है। जिन लोगों ने मुझे मारा वे अब भी जिंदा हैं। विनोद ने जब यह वीडियो देखा तो समझ गया कि कहानी खत्म नहीं हुई। सीमा की आत्मा अब उन असली गुनहगारों की तलाश में थी। रात को उसने हाईवे की तरफ देखा, धुंध में वही सफेद साया फिर उभर रहा था और हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी। अभी एक और सफर बाकी है। क्या आप इस कहानी का अगला भाग चाहते हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा वीडियो ऐसे ही मिलता रहे।